जैसे ही मम्मी को पता चला कि इस विला में हम आत्मा की मर्जी से आए हैं, तो मम्मी को बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा। एकांश बार बार हम सबसे कह रहा था, लेकिन हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर देना, लेकिन बिल्डर से अपना बदला लेने के लिए मुझे आपके बेटे की जरूरत थी। जैसे ही एकांश के कदम इस विला में पड़े, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी मदद उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने सुधीर को अपने वश में किया और ये विला खरीदने पर मजबूर किया। और ताऊजी का रात को कॉल आना? जैसे ही मुझे पता चला कि आप पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपके भैया को डराकर जमीन की बात रखी। मैं बस आप लोगों से एक और मदद चाहती हूं। मेरा शरीर जो विला के पीछे गड़ा हुआ है, आप उसे निकाल कर जला दें ताकि मुझे मुक्ति मिले। सिर्फ निकाल कर जलाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरी विधि विधान के साथ आपका अंतिम संस्कार करेंगे। पापा ने अगले ही दिन अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम करवाया और मिट्टी में दबा हुआ शरीर निकालने के लिए पीछे की जमीन खुदवाना भी शुरू करवा दिया। जैसे ही मिट्टी निकाली तो हमने देखा कि शरीर पूरा कंकाल बन चुका था। पापा ने अपने ही हाथों से उस कंकाल को बाहर निकाला और चिता पर रख दिया। सबने पूरे क्रियाक्रम के साथ उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। दादाजी ने एक बार मुझे कहा था, क्या एकांश? मुक्ति को लेकर हर किसी की सोच अलग होती है। किसी की समझ में ये मरने के बाद की पूजा प्रक्रिया है, तो किसी की समझ में ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुक्ति का मतलब उनके जीते जी उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ बदला लेना भी होता है। लेकिन ये बात मुझे आज समझ आई। अगर दादाजी हमारे साथ होते तो शायद हम कभी ऐसे किसी बुरे हादसे में नहीं फंसते। इतना सब हो जाने के बाद घर में माहौल काफी बदल चुका था। काफी दिनों तक उदासी भरा माहौल देखकर पापा को लगा अगर सब कहीं एक साथ घूमने जाएं तो सबका मन बदल जाएगा और सब पहले की तरह हो जाएंगे। अरे श्रवणी, एकांश, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने चले, और इस वक्त तो वहां बर्फ से भी खेलने को मिलेगा। हाँ पापा, चलते हैं ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। नहीं एकांश, और आपको भी तो पता ही है कि घर का माहौल कैसा है, और पैसे कहाँ से आएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। शाम को जैसे ही दीदी ऑफिस से वापस आई, मैंने उन्हें इस बारे में बताया। दीदी को ऑफिस से छुट्टी मिल जाने की वजह से 2 ही दिन बाद ट्रिप के लिए पापा ने गाड़ी का बंदोबस्त किया। रुको रुको, अब इससे पहले कि हमारे साथ और कुछ भी बुरा हो, ट्रिप की शुरुआत करने से पहले सबकी नजर उतार लेती हूँ। मम्मी ने लाल मिर्च से हमारे साथ साथ गाड़ी की भी नजर उतारी और हम सब मनाली के लिए चल पड़े। रास्ते में सचिदानंद अंकल का घर था, तो पापा ने सोचा उन्हें मिलते हुए चलें। पापा ने उन्हें पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ सब बताया, लेकिन उस वक्त तो अंकल सिर्फ मेरी ओर ही देख रहे थे। अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, सुधीर, अगर तुम्हें लगता है कि आप लोगों के सर से सारी बलाएं टल गई हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत मानना है, क्योंकि जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके लिए तैयार रहना होगा, खासकर एकांश को। ये तुम क्या बोल रहे हो सच्चिदानंद? हम सब जवाब सुनने के लिए बेसब्र हो रहे थे, लेकिन उसके आगे अंकल ने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा और अंकल और उनकी फैमिली से मिलकर फिर से अपने ट्रिप की शुरुआत की। गाड़ी में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और हम लखनऊ पहुंचे। तब पापा काफी थक गए थे। आज इतने दिनों बाद मैंने ड्राइव किया, बहुत थकान हो गई है। अब तो जो भी पहला होटल दिखेगा आज की रात हम वहीं बिताएंगे। फिर थोड़ी दूर और आने के बाद हमें एक होटल दिखा। पापा, पापा वो लेफ्ट में देखो,
वहाँ एक होटल दिख रहा है। हाँ, होटल बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है, रात भर यहाँ रुक कर सुबह निकल जाएंगे। गाड़ी पार्क करके हम सब होटल के रूम में आ गए, लेकिन मेरा मन उस वक्त होटल के रूम में जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम जा रहे थे तब होटल से ठीक पहले मेरी नज़र एक अम्यूजमेंट पार्क पर पड़ी थी और वो होटल से थोड़ी ही दूरी पर था। मम्मी, जब हम यहाँ आ रहे थे होटल के पास मैंने एक अम्यूजमेंट पार्क देखा था। बेटे, अब तो रात हो गई है, कहाँ जाओगे? और वैसे भी देखने से वो पार्क बंद लग रहा है। मम्मी, मैं चेक करके आता हूँ ना, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ प्लीज? नहीं एकांश, अब रूम में आराम करो। हाँ, और ऐसे अनजान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या था उस अम्यूजमेंट पार्क में कि मेरा मन उसी में अटका हुआ था। जब हम आ रहे थे मेरी नज़र उस पार्क से तब तक नहीं हटी जब तक वो बहुत दूर होके नजरों से गायब ना हो गया। वो अम्यूजमेंट पार्क मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर था। मैं वहां जाकर उस पार्क को देखना चाहता था, इसलिए मैंने दीदी से पूछा, दीदी चलो ना अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, वैसे भी हम घूमने निकले थे। दीदी लैपटॉप पे अपने ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रही थी। दीदी मेरी बात काटते हुए बोली, एकांश, टाइम देखा है? अभी तो वो पार्क बंद भी कर रहे होंगे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अरे चलकर देखते ना। वो तुम्हारा कोई पर्सनल अम्यूजमेंट पार्क नहीं है जो इतनी रात में तुम्हारे लिए स्पेशली खोलेंगे। दीदी को मेरी बात पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। जिद मत कर एकांश, मुझे काम करने दे। ठीक है, फिर मैं अकेले ही चले जाऊंगा। हाँ, जाओ जाओ। दीदी को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उस वक्त पापा मम्मी सोने वाले थे। मम्मी पापा को बिना बताए निकल जाता हूँ। वैसे भी अगर उन्हें अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बताया तो मना कर देंगे, और झूठ बोलूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। जैसे ही मैं होटल से निकला तो देखा कि तेज आंधी चल रही थी। सब बोल रहे थे मत जाओ, और अब तो मौसम भी ऐसा हो गया है, आसपास भी कोई दिख नहीं रहा है। तभी अचानक मुझे रास्ते पर एक लड़की छाते के साथ दिखाई दी, जो बिल्कुल दीदी जैसी लग रही थी और कपड़े भी बिल्कुल दीदी की तरह पहने थे। दीदी दीदी पीछे देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं। वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगता है दीदी को पता चल गया कि मैं बाहर आ गया हूं और वो मुझे ढूंढने के लिए निकली हैं। अब तो दीदी भी निकल ही गई हैं, तो क्यों ना थोड़ा आगे जाकर उन्हें बुलाऊं। इसी बहाने अम्यूजमेंट पार्क भी चले जाएंगे। मैं होटल के गेट से बाहर निकलकर दीदी को बुलाते हुए उनकी ओर चलने लगा। मैं दीदी से थोड़ा ही दूर चल रहा था। ये दीदी के कदम तो बिल्कुल मेरी स्पीड से चल रहे हैं। मैं जब जब धीरे चलता हूँ तब तब दीदी के कदम भी धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, और जब जब मैं अपने कदम तेज बढ़ा रहा हूँ तब तब दीदी के कदम भी तेज हो जाते हैं। मुझे लगा दीदी को पता चल गया है कि मैं उनके पीछे हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी आवाज़ देने पर भी दीदी ने पीछे मेरी ओर मुड़कर नहीं देखा। मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते हुए मैं दीदी के पास पहुंच गया और जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका। दीदी, ऐसे भी कोई चलता है? मैं कब से आपको पीछे से आवाज़ दे रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रही हो? फिर भी दीदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर जोर से मैंने दीदी बुलाकर उनके कंधे को अपनी तरफ घुमाया